चलिए, अस्सलाम वालेकुम to students. This is the part 2 of inventory valuation and we are about to continue the physical account accounting. Physical account बेसिकली क्या होता है? जब हम ऑडिट कराते हैं तो ऑडिट एक सब्सटेंशियल टाइम लेता है कंप्लीट होने में। उस दौरान आपको पता होगा कि हमने जो है ना वो अपने बिजनेस को स्टॉप नहीं करना, बल्कि बिजनेस को चलते रहने देना है और ऑडिटर अपना काम करता रहेगा बेसिकली। और फिजिकल अकाउंट को मैं इस तरह से समझाऊँ अगर आपको कि अगर 4 से 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन अगर ऑडिटर को लग जाते हैं किसी चीज़ को काउंट करने में, तो उस दौरान कंपनी अपने काम रुकती नहीं है बल्कि अपने काम करते रहती है और ऑडिटर अपनी काउंटिंग चलाता रहता है। एट द एंड ऑफ द काउंटिंग वो अपना एक फाइनल आंसर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखें, एक छोटा सा फिजिकल अकाउंट का एक जर्नल सा सवाल मैंने लिखा है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। रिजल्ट बाय द ऑडिटर्स आफ्टर फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री एट 8th of January इज 4, 5, 6, 700। देखिए अब एक बात बताइए, मेरा ईयर एंड जिसको मैंने ऑडिट के लिए बुलाया है वो जनवरी तो नहीं है, वो दिसंबर है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है दिसंबर 2018 और मैंने इसको जनवरी 2019 के अंदर जब रिजल्ट निकाला तो कितना आया, 45, 4, 5, 6, 700। तो जब भी आपको ऐसा सवाल है जो फिजिकल काउंट का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले जाके इस वाले आंसर पे, दिस इज द आंसर ऑफ द ऑडिटर, इसको फौरन से जाके अपने टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखो। क्योंकि मैं आपकी आसानी के लिए इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर आप जाके इसके आंसर को 45, 4, 5, 6, 700 यहाँ आपने ट्रांसफ़र कर दी। देन आप कंपनी से डेटा मंगवा लेंगे कि भाई इस 8 दिन में आपने क्या क्या काम परफॉर्म किए। तो यहाँ देखिए ऊपर एक लिस्ट लिखी हुई है, 1 जनवरी से लेके 8th of January तक कंपनी ने ये सारे काम परफॉर्म किए। ऑडिटर ने अपना काउंटिंग खत्म कर ली थी। सेल कितनी लिखी हुई है, 45,000। तो 45,000 की सेल तो नहीं चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए और मार्कअप मार्जिन दिया हुआ होगा सवाल में। देखो मार्कअप दिया हुआ है 20%। तो हमने क्या किया, 45,000 मल्टीप्लाई बाई 100/120। यहाँ पर अगर मैं इसको परफॉर्म करूँ, 45,000 मल्टीप्लाई बाई 100/120, तो ये मुझे देखें कितना आंसर मिला इसका। ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ सेल 37,500। रिटर्न आउटवर्ड देखते हैं कितना दिया हुआ है सवाल में, 2,000 का रिटर्न आउटवर्ड है। और परचेज आपके पास कितनी है, 15,000। इसके बाद आपको करनी है रिवर्स वर्किंग, ऐसे सबको ऐड करना है और इसमें से ये माइनस कर देना। तो ये आपको 1 जनवरी का आंसर मिलेगा, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, सबको ऐड कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज माइनस। देखिए 481,200 आ गया। इसका मतलब है अगर ऑडिटर 1 जनवरी को ऑडिट उठा के सब काउंट कर लेता तो उसको मैक्सिमम जो आंसर मिलता वो 481,200 मिलता। उसको लग गए थे 8 दिन। तो करना क्या होता है, जब भी ऑडिटर का आंसर आपको मिले आप उसको एंड में लिखिए और जो एडिशनल डेटा मिले उस सबको जगह पे पुट करें और रिवर्स वर्किंग करें। लास्ट पार्ट 1 में मैंने आपको इन्वेंट्री का टी सिखाया था, कॉपी पेस्ट वही टी अकाउंट यूज होता है फिजिकल अकाउंट की वर्किंग के लिए। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास का। अब आप यहाँ देखिए, द रिजल्ट बाय द ऑडिटर आफ्टर द फिजिकल काउंट इज ऑन 6th of January। 6 दिन लगे उसको काउंट करने में, 4,800। तो उस हमने फॉरन अपने टी अकाउंट में 254,800 को पुट कर दिया। फिर परचेज को परचेज की जगह लिखा 18,500, 18,500। फिर हमने रिटर्न आउटवर्ड को उसकी जगह पे लिखा 3,600। इसके बाद हमने रिटर्न इनवर्ड्स, देखिए रिटर्न इनवर्ड का रूल पता है ना आपको, सेल में से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर, आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स आ जाएगी। नेट सेल्स पे आप मार्का मार्जिन लगाएं और आंसर निकाल लें अपना। मार्जिन 20% दिया हुआ है। तो यहाँ हमने कैसे किया इसको सॉल्व, सेल में से सेल्स का रिटर्न माइनस किया, ये सेल आ गई। सेल पे लगा दिया मार्जिन 80/100। तो 20% मार्जिन था तो 80 कॉस्ट हो जाएगी, 100 सेलिंग प्राइस। तो नई वैल्यू आ गई 2,270, ये हमने यहाँ पर कर दिया। इसके अलावा जो डेटा दिया हुआ है उसमें देखते हैं क्या करना है। रिटर्न कैरेज इन पर डेबिट का आएगा 1,150, ये आ गया। और जानबूझ के एक ऐसा आंसर दिया है जो कि रिटर्न आउटवर्ड रेलिवेंट नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिकल काउंट, फिजिकल काउंट का पार्ट नहीं होता, तो हमने इसको छोड़ दिया।
इसके बाद जब हमने इसको बैलेंस किया तो बस रिवर्स बन, सबको ऐड करें, सबको और करते हैं माइनस, तो यहाँ पर एक फाइनल आंसर आएगा विच इज कॉल्ड योर आंसर, जो कि 1 जनवरी 2015 है, और ये दिसंबर 2014 भी है ना, दिसंबर 2014 जब बैंक जाएगा तो दिसंबर 2014 की। तो ये कहलाती है फिजिकल अकाउंट की अकाउंटिंग, और इसमें रिवर्स वर्किंग करके यहाँ जाना होता है और ये टिक लगाना होता है। यही हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होती है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, और ऑडिटेड होती है, मतलब ये ऑडिट हो चुकी होती है इसकी। होपफुली आपको इसके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये था वो मेन टी अकाउंट जो मैंने लास्ट पार्ट 1 में भी आपको दिखाया था। इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं, आपके काम आएगा इसका, इसमें से लास्ट पार्ट में बता चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि पेपर में एग्जामिनर फेवरेट है, दैट्स कॉल्ड एनआरवी टेस्टिंग। देखें, एंडिंग इन्वेंट्री आपने चाहे फर्स्ट आउट मेथड से निकाली हो, आपको याद होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो है और एवरेज है, दो मेथड है, फीफो एंड एफओ। तो अगर आपने एवरेज से निकालो या फीफो से, व्हाट्स एवर बी द मैटर, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी देखिए कि एंडिंग इन्वेंट्री का लॉ क्या कह रहा है, मस्ट बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। मतलब कि कॉस्ट हो या एनआरवी, दोनों में से जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड। ऐसा IS2 में क्यों करते हैं, उसकी वजह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस अगर आपको है तो वो आप आज रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको गेन है फ्यूचर में तो आप वेट करेंगे जब तक कि वो गेन हो नहीं जाता। इस कॉन्सेप्ट पे हम बैड डेट की प्रोविजन बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम IS37 प्रोविजंस बनाते हैं। ये मतलब काफ़ी इन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चलता है हमारे पास। तो अब अगर इस रूल के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूँ तो लेट्स सपोज, अच्छा एनआरवी क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ी देर। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन छोटा सा, या देखिए एंडिंग इन्वेंट्री कितनी लिखी हुई है, 40,000। ये आपने चाहे फीफो से निकाली हो चाहे मुझसे, ये एंडिंग इन्वेंट्री 40,000 की आपके पास फिक्स हो गई है, आपके अकाउंटिंग ने निकाली। इसकी इवैल्यूएशन करने के लिए गया आपका एक्सपर्ट। इस एक्सपर्ट ने आपको बताया कि आपकी वैल्यू मार्केट में 45 आ रही है। तो बताइए 40,000 वाली वैल्यू अगर 45 आ रही है तो अच्छा है बुरा है? तो 45,000 वाली वैल्यू अच्छी है, तो इसमें मुझे गेन हो रहा है, चेक करें, 45 और 40 पे मुझे गेन हो रहा है, और यहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एनआरवी का एक फॉर्मूला होता है, फेयर वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल का मतलब है आपको इसको बेचने के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है। जैसे आपको कुछ रीवर्क करना हो, आपको पैकिंग करनी हो, मार्केटिंग करनी हो, कमीशन देना हो, ट्रांसपोर्ट पे करनी हो, ये बहुत सारे नाम है इसके। तो ये जो मेरी रिकॉर्डिंग में नोट कर लीजिएगा, मैंने जो नाम लिए सारे, ये कॉस्ट टू सेल, ये जो एरिया है कॉस्ट टू सेल, इसमें रीवर्क दोबारा से फिर सही करने के लिए काम कराना, पैकिंग है, और ईमेल वो भी सकती है, TCS ट्रांसफर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इवन के आपके पास जो है पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, ये सब हो सकते हैं इसमें। तो फेयर वैल्यू 45 है, लेकिन 20% उसने कहा सेलिंग एक्सपेंस है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो पता चला इसका आंसर आया माइनस करने के बाद 36,000। अब एक बात बताइए आप लोग, कि अगर एनआरवी आपकी जो है, एनआरवी आपकी जो है वो 36 है, इसका मतलब क्या होता है पता है? आपको मैक्सिमम अपनी इन्वेंट्री को सेल करके जो आपने बड़ी मेहनत से 40,000 में बनाई, 36 से ज़्यादा नहीं मिले। तो अकाउंटिंग का रूल क्या था ऊपर, इन्वेंट्री एंडिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये हमेशा दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड होता है। तो बताइए 40,000 लोअर है या 36,000? ऑब्वियस 36,000। तो आपको अब अपनी एंडिंग इन्वेंट्री लेके जानी है 36,000 से। एक बात बताइए, लेट सपोज कर आपने एंडिंग इन्वेंट्री 40 से रिकॉर्ड कर दी बगैर एनआरवी टेस्टिंग किए, ये नहीं किया आप, और आपको बाद में ऑडिटर ने पकड़ा और कहा कि भाई आपने एनआरवी टेस्टिंग क्यों नहीं की, तो आपने फिर उसके कहने पे परफॉर्म किया और आपको 4,000 का लॉस होना है। लेकिन 40 वाली चीज 36 मारी, 4 का लॉस है। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह इनकम से बन चुकी है और आपने अभी उस प्रोसेस को गुजार दिया, तो अकाउंटिंग कहते हैं सही है, 4,000 रिकॉर्ड करने के लिए हम आपको डबल एंट्री सिखाएंगे। ये डबल एंट्री देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा लें, इन्वेंट्री कम कर, कितनी सिंपल एंट्री। Whenever you have to record the loss of inventory, this is the double entry you have to pass.
कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपकी कंपनी में उस प्रोसेस में कंप्लीशन नहीं आया, मतलब कि अभी अभी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बनी, आपकी कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना, तो एनआरबी टेस्टिंग करने के बाद आपके पास जो ये आंसर आया है दैट इज 36,000, आप डायरेक्ट एंडिंग ये बना दो, 36,000 को एंडिंग बना दो। आपको ये एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। ये एंट्री कब बनती है? जब आप 40,000 से पूरी एंडिंग वगैरह बना के, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के ऑडिटर को दे दो। ऑडिटर उसमें निकालता है मिस्टेक और कहता है आपने ये क्या एनआरबी की है, इसकी आपकी तो गलती आ रही है। मतलब 40 वाली चीज 36 की जा रही है मार्केट में। अब क्योंकि सब बन चुका है तो वी नीड हेल्प ऑफ एन एंट्री। उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, डिविडेंड एंट्री करें। ये एंट्री आपको काम आएगी वेन एवर यू हैव टू एडजस्ट द लॉस ऑफ। सही है। अच्छा ये बात बताइए, अगर सेम ये क्वेश्चन 5% पे सॉल्व होता तो 45,000 का 5% कितना बनता है? 2,250। सही है। 45,000 का 5% 2,250। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 4275। अब एक बात बताइए, ये 40,000 सही है या ये 42750 सही है? तो मेरे हिसाब से अब ये ज़्यादा हो गया है, और ये कब? तो बताइए लॉ क्या कहता है? इन्वेंट्री एंडिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो लोअर कौन है इस बार? कॉस्ट है। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट को। एनआरवी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एनआरवी को रिकॉर्ड करने की वजह कौन बना था? जब हमारे पास आंसर आ रहा था ये 36,000। तो ये एक बिल्कुल जनरल छोटा सा एनआरवी का सवाल था। इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे पे लेके जाते हैं और थोड़ा सा एक अच्छा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल से प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको चार तरह की इन्वेंट्री दी और चार तरह की सिचुएशन भी क्रिएट की है ताकि आपको और अच्छा समझ। देखिए, पहले लिखा हुआ एबीसी कंपनी के पास चार तरह की इन्वेंट्री थी। ये कॉस्ट है उसकी और ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट 40,000, सेलिंग प्राइस 45। देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि इसमें तो गेन हो रहा है। तो ये कितना लिखा हुआ है? 1,20,000 और ये 1,10। इसमें तो 10 का सीधा सीधा नुकसान है। और 70,000 और 90,000 इसमें 20 का फायदा है, और 60 और 43 में 15 का नुकसान है। अब ए के लिए कंडीशन बढ़ाता हूँ आपको मैं। कह रहा है ए जो है उसको सेलिंग कमीशन दिए बगैर नहीं बेच सकते। तो ज़रा जल्दी से चाल 45,000 का 10% निकालें, कितना आया देखें। 45,000 का 10%, 4,500। इस 4,500 को उसमें से माइनस करें और इस तरह की आपके पास आ जाएगी कैलकुलेशन। 45,000 माइनस 4,500 गिविंग यू 40,500। और जब 40,500 को कंपेयर किया 40,000 से, तो बताइए लोअर कौन है दोनों में से? जैसे लोअर, तो ये मैंने यहाँ प्लीज कर दिया कि ये मुझे लाजमी उठाना है जब मैंने टोटल कर बता। सही है। नंबर टू, कह रहे हैं ये एक 20 है, ये एक 10 है। इसके लिए शर्त क्या है? कह रहे एक रीवर्क करवाना पड़ेगा 5,000 का। अब इस स्टूडेंट की गलती क्या होगी देखो, रीवर्क वो यहाँ डाल देता है। रीवर्क देखिए, कॉस्ट पे तो कुछ हिट ही नहीं हो सकता, ये याद कर लिया सब लोग। इन्वेंट्री IS2 के अंदर कॉस्ट पे कुछ हिट नहीं होगा, सारा चीज़ें फेयर वैल्यू पे हिट होंगी। उसकी वैल्यू कम करेंगी, उसके पैसे कम करेंगे। यहाँ पर 120 वैसे ही रहेगा, 110 में फर्क आएगा। कितनी कॉस्ट लगने वाली है? 5,000। तो मैं अभी इसमें माइनस करने ही वाला था, पता चला इसने सेलिंग प्राइस बदल दी। कितनी कर दी भाई? 90% सेलिंग प्राइस। एक चीज याद कर ले, 90% सेलिंग प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस पेपर में चेंज हो, जो भाई किसी भी वर्क करवाने से, पैकिंग कराने से, मार्केटिंग कराने से आपकी सेलिंग चेंज हो रही है, इधर बढ़ रही है या कम हो रही है। तो देखिए काइंडली एक यूनिवर्सल सा रूल याद कर लो। सबसे पहले सेलिंग प्राइस चेंज, आई रिपीट, सबसे पहले सेलिंग प्राइस चेंज, उसके बाद आपको जो भी एक्सपेंस मैनेज करना है उसमें से करें। इसका मतलब मैं पहले मैं 110 को 90% पे लेकर आऊंगा, क्योंकि वो कम हो रही थी, तो मैंने इसको कितना बना दिया? देखो, एक 10 को 90% करूंगा तो वो 99,000 का आ गया। इसमें से 5,000 का रिवर्स माइनस कर दिया, कितने पे आ गए? 94 में। अब एक चीज़ मैं बनाऊं कितने की? एक 20 की, वो जाए कितने की मार्केट में? 94 की। तो लोअर कौन हुआ? 94। अब मेरे पास दो आंसर आते हैं, 40 और 94। तीसरा, ये कह रहा है ये सिर्फ रिलायंस करेगा 80% अपने सेलिंग प्राइस का। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस है, इसका 80% निकालें, देखिए कितना आता है? 90,000 का 80%, ये आपके पास आ गया 72,000। तो अभी भी भीतर है। देख लो 70,000 वाली
कि मेरे पास पड़ी है 72 की, मुझे बेचने से मिल रही है तो 72,000 से गेन हो जाएगा। तो गेन रिकॉर्ड नहीं करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। 70,000 आपकी कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाएगी। नाउ वी हैव 3 आंसर्स अवेलेबल। द लास्ट वन विच इज अ गुड वन, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको पैकिंग पैकिंग करानी पड़ेगी कितने की, 5%। परसेंट की पैकिंग किस पे, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे 5% की पैकिंग। लेकिन क्या उसके बाद रेट चेंज हो रहा है? यस सर। तो फिर रूल क्या बन गया, पहले सेलिंग प्राइस चेंज करें, बाद में पैकिंग की परसेंटेज लगाएं। ठीक है। तो 20% अबव कह रहे हैं, ओके। 45,000 को 20% अबव कर दो, ये मेरी सेलिंग प्राइस है गिवन। इसको मैं 20% अबव कर दूँ, ये मैंने इसको 20% अबव कर दिया। 45,000 120% बन के कितने होंगे, 54। 54 अभी भी बुरा है, चेक करो, कोई खूबसूरत नहीं। और इसने कहा था 5% पैकिंग। अब याद रखिएगा 5% 45 पे नहीं लगेगा, नई वाली वाली पे लगेगा। अच्छा, कम हो रही होती है तो कम वाली पे लगाते हैं, ज़्यादा हो रही होती है तो ज़्यादा वाली पे लगाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो इस बार क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मैंने कम वाली वैल्यू पे लगा दिया 54,000 पे। और ये कितना हो गया है, 2,700। दोनों को अगर आप माइनस करें तो कितना आ रहा है, 51,300। अब ज़रा कंपेयर करने से, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन मिला मुझे, 51,300। तो ये 51,300 मेरे लिए क्या बन गया, ये मैं इसको पिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास अब 4 आंसर आ चुके हैं, देख लें स्क्रीन पे। 40,000 कॉस्ट, 70,000 कॉस्ट, 94,000 एंड 5,000, इन तीनों सबको जमा करें, यू विल गेट 2,553। ये आपकी हो जाएगी एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं सिंगल इन्वेंट्री क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आसान होते हैं, इसको सिंगल इवैल्यूएशन करते हैं, इसको सबसे अलग अलग करके और फिर इसको हम लेके चले आते हैं। तो सिंगल इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो है ना, वो एग्जामिनर के ज़्यादा फेवरेट इसलिए नहीं होते बिकॉज उसमें बच्चा बड़ा आराम से इसमें जो है ना वो नंबर ले लेता है। लेकिन है अच्छे सवाल, सही। सिंगल इवैल्यूएशन क्वेश्चन। अच्छा, एक मैं आपको सिखा रहा हूँ जो कि एग्जामिनर फेवरेट हुआ हुआ है आजकल। इसको हम कहते हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को पहले ज़रा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो आपने बड़ी मेहनत से निकाली है वो कितनी है, 246,000। तो अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री 246,000 है तो इसमें क्या इंक्लूड का वर्ड लिखा हुआ है? तो ज़रा इंक्लूड का मतलब समझ लें। इंक्लूड का मतलब है इसके अंदर ये जो स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज हैं दो, आइटम ए और बी, 23,400 और 36,800, ये दोनों इसमें इंक्लूड है। यानी कि जिसकी टेस्टिंग हो रही है वही इसमें इंक्लूड है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं पहले, लेकिन यहाँ देखें सवाल, सेम क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एक्सक्लूड के साथ। इसका मतलब होता है कि इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग से पड़ी है, इसमें ये शामिल नहीं है। ये सवाल पेपर में बहुत इजी होते हैं, इसलिए बहुत कम आते हैं एक्सक्लूड वाले। इंक्लूड एग्जामिनर का थोड़ा फेवरेट सा। इसमें क्या करते हैं सर, पहले पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लाइन से। इन दोनों पे 10% लगा के इनकी एनआरवी निकाल लें। सर कैसे, ये तो कॉस्ट है ना, 25,000 का 10% बनता है 2,500। 2,500 इसमें से माइनस करें, ये बन जाएगा 22,500। 40,000 का 10% निकालिए, ये बनेगा 4,000। 4,000 इसमें से माइनस करें, बनेगा 36,000। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दोनों वैल्यूज़ ये बन चुकी हैं, तो क्या सही है गलत? 22,500 और 36,000। अब इसमें से लोअर कौन है अगर मैं कहूँ, तो आपका सवाल थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इन दोनों में से लोअर ये है, इन दोनों में से लोअर ये, दोनों लोअर। तो एक तरीका है लंबा, क्योंकि ये लोअर है और क्वेश्चन में इंक्लूड है ये दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ से लोअर निकली। तो अकाउंटिंग कहता है सही है, जो ऐड हुई है उनको माइनस कर दें और जो ऐड करनी है वो प्लस कर दें। आई रिपीट, ये दोनों ऐड करनी है, ये दोनों हटानी है। क्यों, ये इंक्लूड हुई है। तो इंक्लूड वाले सवाल में पहले इंक्लूड वाली इन्वेंट्रीज को हटाना होता है और जो लेके आनी है उसको ऐड करना होता है। ये है लंबा प्रोसीजर। आंसर आ जाएगा शॉर्टकट प्रोसीजर। शॉर्टकट प्रोसीजर बहुत आसान है। आप देखिए, इन दोनों में से लॉस कौन दे रहा है, ये इन दोनों को चेक किया, ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम, लॉस हो गया। इन दोनों को चेक किया, ये ज़्यादा आ रहा है, ये कम, फिर लॉस हो गया। अकाउंटिंग कहता है जब दोनों में लॉस हो रहा है
तो प्लस माइनस ना करें, सिर्फ लॉस माइनस करें। कितना आसान है कि आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये आंसर फाइनलाइज नहीं थे, ये दोनों फाइनलाइज थे, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को प्लस किया, ये रहा लंबा फॉर्मेट। और एक तरीका ये है, दोनों को कंपेयर करें, अगर गेन आ जाए तो छोड़ दें, लॉस आ जाए तो ले जाएं। लॉस आ गया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। देखें, कॉपी पेस्ट है। देखना, अगर ये होपफुली समझ में अगर आ गया, अलहमदिल्ला, नहीं आया तो उसके अंदर एक और ऑप्शन है मेरे पास। सेम क्वेश्चन को मैं करूँगा 5% से। 25,000 का 5%, और 4,000 का 5%। 4,000 का 5%, 2,000। 2,500 का 5%, 1,250। एक बात बताइए, क्या ये आंसर बन रहा है? 25,000 का 1,250, 4,000, 40,000 का 2,000, तो ये बना 38, ये बना 37, 450। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रिकॉर्डेड है, मेरे पास रिकॉर्ड कितने हैं? 23,400। मेरा इन्वेंट्री मार्केट में एनआरवी कितना दे रही है? ज़्यादा। तो अकाउंटिंग कह रहे हैं तो गेन हो रहा है। इससे चेक किया, इससे चेक किया, फिर गेन हो रहा है। अकाउंटिंग ने कहा हुआ है गेन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, गेन रिकॉर्ड नहीं होगा। गेन रिकॉर्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है। तो हमने इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया फिर, क्योंकि ये गेन थे। सही है। तो फिर इन्वेंट्री क्या रही? वही 256, 246, 000 तो गिवन थी। तो कभी कभी बड़ा घुमाने के लिए सवाल देता है, हम बड़ा सॉल्व कर रहे होते हैं उसको, बट आंसर एनआरवी वही रहता है, कॉस्ट ही रहता है। बड़ा आसान हो जाता है सवाल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर सवाल इंक्लूड का आ जाए, इंक्लूड का सवाल आ जाए, तो इसका मतलब होता है ये दोनों कॉस्ट इसमें इंक्लूड हैं, और पूरा एनआरवी का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करें। ये रहा। और देखें, लॉस तो नहीं हो रहा। कॉस्ट से कम आएगा तो लॉस होगा, कॉस्ट से ज़्यादा आएगा तो गेन। लॉस आ रहा है, सिंपली लॉस माइनस करें और अपना आंसर आगे बढ़ाएं। लॉस नहीं हो रहा, गेन हो रहा है, कुछ भी ना करें, उसी पे टिका। अच्छा, अब आते हैं हम एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चन। ये बहुत आसान होते हैं। एक्सक्लूड का मतलब है ये दोनों इसमें रिकॉर्ड है ही नहीं। ये तो कितना अच्छा सवाल हो गया। दोनों में से जो लोअर आएगी उसको लेके चले आएंगे। तो आज हमने सुना है मेरा, दोनों में से जो रिजल्ट में लोअर होगा उसको लेके चले आएंगे। चलो, पहला सवाल 10% के हिसाब से करते हैं। दोनों को सॉल्व किया, ये बाय इधर 500 बन गया, ये 36,000 बन गया। कैसे? 10% निकाला, 25,000 पे निकला, 2,500 माइनस कर दिया, 2,250। 40,000 पे 10% निकाला, 4,000, 4,000 माइनस किया, 36,000। दोनों को कंपेयर किया तो लोअर कौन सी वैल्यूज निकली? एनआरबी वाली। और विच एवर इज लोअर के लॉ के हिसाब से, जो IS2 का मेन लॉ है, दोनों लोअर्स को लेके चले गए और ऐड कर दिए। पर ऐड क्यों कर रहे हैं वहां, तो लेस कर रहे हैं। तो बेटा ये एक्सक्लूड का सवाल है। एक्सक्लूड का मतलब है ये दोनों सिरे से आपकी टोटल में थी ही नहीं। तो अब जो फाइनल होंगी दोनों में से वो एक ही दफा जाएगी। कोई भी फाइनल होगा, ये दोनों फाइनल हो गए हैं तो ये दोनों चले गए। अगले सवाल में जब मैंने 5% किया तो ये लोअर निकले, ये लोअर निकले, 23,400, 36,800, दोनों को ऐड किया और यहाँ लिख दिया। मतलब आप देख रहे हैं एक्सक्लूड का सवाल कितना हल्का और कितना इजी होता है, जिसके अंदर कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है। प्लस ये तो मैंने डिस्कशन हो गई। एक और चीज़, एनआरवी के अंदर आपको याद है जो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि इन इन्वेंट्री 4 तरह की होती है, तो आपसे पूछे तो कहेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और डायरेक्ट परचेज इन्वेंट्री। आपसे अगर मैं ये पूछूं, ये एनआरवी टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं ये किसकी करते हैं? रॉ की करते हैं, फिनिश की करते हैं? तो आप सबके दिन में क्या आता है पता नहीं, बार फिनिश की तो है ही है। फिनिश की तो एनआरबी टेस्टिंग है ही। डायरेक्ट परचेज की भी है, ये बात भी मान। रॉ मटेरियल की ना एक्सेप्शनल केसेस पे है। वो केसेस क्या है वो ये देखें। पहला केस, सिचुएशन नंबर 1। आप ये देखें, रॉ मटेरियल आपके पास कितने की रिकॉर्ड है? 20,000 की। ये आपके पास रिकॉर्ड है कॉस्ट पे। और ये आपके पास है NRV पे। अब मेरा एक सवाल है, कॉस्ट में इन्वेंट्री 20, रॉ मटेरियल 20 है, और फेयर वैल्यू के हिसाब से
50 पुलिस की एंट्री करना पड़ेगा। असल में रॉ मटेरियल के नीचे उसकी एनआरबी भी लिखी हुई है, ये कॉस्ट है, ये एनआरबी। अब बताओ दोनों में से लोअर कौन है? लोअर ये है। अब दिल में क्या आ रही होगी भाई, इन्वेंट्री तो सस्ती हो रही है, इन्वेंट्री का रूल याद कर लें। इन्वेंट्री रॉ है, रॉ प्रोसेस होगी, फिनिश बनेगी, फिनिश बिकेगी। अकाउंटिंग कहता है अगर फिनिश गुड्स महंगी बिक रही है, मतलब अच्छे रेट पे जा रही है, तो रॉ मटेरियल की एनआरबी नहीं करते, क्योंकि वो तो प्रोसेस हो जाएगा। आपके वेयर हाउस में सस्ता तरीन हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, जितने का खरीदा तो उतने का ही रहेगा। मतलब 20 से 16 होने पे हम चेक करेंगे कि फिनिश गुड्स की क्या हालत है। फिनिश गुड्स 50 वाली 60 में जा रही है, क्या अच्छा गुड और बैड? सर गुड है, क्योंकि 50 वाली चीज़ 60 में जा रही है। तो अगर 50 वाली चीज़ 60 में जा रही है, इसका मतलब क्या निकलता है कि आपका फिनिश गुड्स में फायदा है, एनआरबी नहीं हो रही। जब अकाउंटिंग कहता है आपकी फिनिश गुड्स महंगी जा रही है और आपको कॉस्ट पे ही रहना है, तो आपको यहाँ भी कॉस्ट पे रहना है और मटेरियल में भी कॉस्ट पे रहना है। जरूर करना है आपको, फिनिश में तो कॉस्ट पे रहना ही था, आपको रॉ मटेरियल में भी कॉस्ट पे रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉस नहीं होगा। अकाउंटिंग कहता है फिर यहाँ तो नजर भी आए तब भी रिकॉर्ड नहीं करना। हमने कहा ओके, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? मैं बैलेंस शीट में एसओएफटी में रॉ मटेरियल 20 से ले जाऊंगा और फिनिश 50। लेकिन इफ आई चेंज द सिचुएशन नाउ, रॉ मटेरियल हो गया है 20 का, जबकि मार्केट में 16 का चल रहा है, मुझे देखने से लॉस लग रहा है इसमें, मेरे पता चला फिनिश भी बर्बाद हो गया। अब आप खुद सोचो, एक चीज प्रोसेस होने के बाद भी गेन नहीं दे रही, प्रोसेस होने के बाद भी गेन नहीं दे रही, अकाउंटिंग ने कहा अब आप फंस गए। अब आपको यहाँ पे इसको लोअर ऑफ कॉस्ट पे 40 पे रखना पड़ेगा, और इसको भी 16 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट दे के नहीं जा रही है आप। तो जरा दोनों कंडीशंस को जरा फिर से कंपेयर करो। जब फिनिश अच्छा हो, फिनिश अच्छा हो, कॉस्ट कम हो, तो रॉ मटेरियल उतने पे रहता है। लेकिन जब फिनिश बर्बाद हो जाए, 40 पे आ गया, नीचे आ गया, तो फिर रॉ मटेरियल को भी नीचे आना पड़ता है। आसान सी याद करने की ट्रिक। देन वी हैव अ थर्ड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 3। ये देखो, रॉ मटेरियल कितना है? 20,000। मार्केट में कितने का चल रहा है? 22,000 का। ये तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन एक बात आपको शायद याद हो कि प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऊपर से फिनिश होने के बाद भी बर्बाद है। अब क्या करें सर? यहाँ से इस गेन को कंपनसेट कर लें? ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। ये तो प्रॉफिटेबल है, प्रूडेंस के हिसाब से वैसे ही बनाओगे। 40,000 से इन्वेंट्री रिकॉर्ड करें, इन्वेंट्री को 20 करें दें। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने बिजनेस कल बंद कर दिया और कहा कि भाई मुझसे तो फिनिश होके नहीं बिक रहा, और बिजनेस बंद कर दिया, तो कल को आपका रॉ मटेरियल वैसे भी बायस में चले आएगा। देखना आप दोनों को, वो तो वैसे ही अच्छा चल रहा है, तो आपको टेंशन थोड़ी है इसकी। और आप इससे अपने इस बारे लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकते कि आपको यहाँ नुकसान हो। अकाउंटिंग कह रहा है वो जब भी बिकेगा अच्छा ही बिकेगा, तो उसको आज लोअर भी रखें आप। और ये तो भाई साहब लोअर है ही वैसे भी, तो ये इसका आंसर। तो अगर तीनों को एट अ ग्लांस आप देखना चाह रहे हैं, तो पिक्चर लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो हाँ, समझ में ही सबको। तो रॉ मटेरियल का ये गेम है आपका, फिनिश गुड्स का ये गेम है आपका। इंशाल्लाह एक पार्ट 3 बनाएंगे इसका, और पार्ट 3 में मैं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मतलब ये जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लें, तो जो पार्ट 3 होगा इसमें मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इन्वेंट्री की, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ताकि ये आपका ग्रिपिंग टॉपिक हो जाए। तो ये इंशाल्लाह पार्ट 3 में इंशाल्लाह आप सब मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे सेफ।